नमस्ते, जय हिंद। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। पहली खबर भारत स्विट्जरलैंड से है, जहां पर यूएन की हो रही एक इंपॉर्टेंट बैठक के दौरान स्विट्जरलैंड ने भारत पर तमाम तरीके के आरोप लगाए। आरोप बहुत गंभीर थे, इसीलिए भारत ने तुरंत उन आरोपों का खंडन किया और स्विट्जरलैंड को करारा जवाब दिया उसी बैठक के दौरान। दूसरी खबर फ्रांस से है, जहां पर नेपाल की तरह फ्रांस में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं और बड़े दंगे होने की संभावना है। तीसरी खबर भी भारत फ्रांस से है, जहां पर फ्रांस की जानी मानी कंपनी, जो कि इंजन बनाने वाली कंपनी है, इन्होंने डीआरडीओ के साथ मिलकर के एक बड़ी पार्टनरशिप को अप्रूव करने का फैसला कर लिया है। लास्ट अपडेट प्रधानमंत्री मोदी और इटली की पीएम मेलोनी के बीच हुई फोन पर बातचीत से सामने निकल के आ रही है, जिसमें यूक्रेन और कई यूरोपीय देशों का जिक्र किया गया है। जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या कुछ चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली खबर भारत स्विट्जरलैंड से है, जहाँ पर रिसेंटली हो रहे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यानी कि UNHRC की बैठक के दौरान स्विट्जरलैंड ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां पर स्विट्जरलैंड ने भारत के अंदर रह रहे अल्पसंख्यकों को लेकर के कई भिन्न भिन्न टिप्पणियां की हैं और कई आश्चर्यजनक और पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया हुआ डेटा दिखाने की कोशिश की है, जिसे भारत ने तुरंत काउंटर किया। जैसे ही भारत पर ये आरोप लगाए जाते हैं, भारत की तरफ से जवाब ये दिया जाता है कि जितनी भी जानकारियां भारत को लेकर के स्विट्जरलैंड की तरफ से दी जा रही हैं, ये बिल्कुल भ्रामक हैं। इसके अलावा भारत का साथ देना चाहिए इन देशों को। नक्सल, भेदभाव, विदेशी लोगों के प्रति जो घृणा है, इन देशों में ये चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। इस पर ध्यान देना चाहिए, भारत के साथ मिलकर के काम करना चाहिए, ना कि इस तरीके का भेदभाव लाने की कोशिश की जानी चाहिए। और अगर आप खुद ही सोच करके देखिए कि भारत के अंदर अगर अल्पसंख्यकों के साथ इसी तरीके का व्यवहार हो रहा होता, तो डेफिनेटली हम दुनिया के तीसरे वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। इसके बाद जिनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन के सलाहकार क्षितिज त्यागी जी ने मानवाधिकार परिषद में हो रही 60वें सत्र की बहस के दौरान कहा कि हम घनिष्ठ मित्र हैं और साझेदार भी। स्विट्जरलैंड द्वारा की गई जानकारी पूरी तरीके से आश्चर्यजनक है। गलत जानकारी पर आधारित टिप्पणियों को भारत गलत जानकारी पर आधारित टिप्पणियों का जवाब भी देना चाहेंगे। बता दें कि स्विट्जरलैंड फिलहाल UNHRC की अध्यक्षता कर रहा है, और जब भारत को मौका मिला बोलने का, तो न सिर्फ स्विट्जरलैंड को सुनाया गया बल्कि पाक तमाम देशों की आलोचना भारत ने जमकर के की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। फिर भारत ने ना आगे देखा ना पीछे, और स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश जो कि भारत के साथ अच्छी पार्टनरशिप में एक लंबे समय से चलता चला रहा है, लेकिन अचानक से पता नहीं देशों को क्या हो गया है कि ये भारत के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये और इनकी इकोनॉमिक की टीम भारत आ रही है ताकि भारत के साथ फ्री ट्रेड किया जा सके, और दूसरी तरफ ये इस तरीके की भेदभाव भारत के साथ कर रहे हैं। बाकी इन देशों के इस भेदभाव पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रांस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर नेपाल के अंदर बीते 3 दिनों से विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसकी वजह से वहां के प्रधानमंत्री को मजबूरन अपना पद छोड़ना पड़ा। पद छोड़ने के बाद वो शायद अपने देश से बाहर भी जा चुके हैं, ऐसा खबरों को मानना है। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। जनजीत से लेकर के हर तरफ ये विरोध देखने को मिला, और नेपाल का मामला शांत हुआ ही था कि उससे पहले फ्रांस में भी बड़ा विरोध शुरू हो चुका है। फ्रांस में लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे ब्लॉक एवरीथिंग का नाम दिया गया है। खबर बुधवार को सुबह सामने निकल के आती है, जब पेरिस और अन्य प्रमुख शहरों के अंदर पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झपटे हुई। प्रदर्शनकारियों ने कचरे के डिब्बे, बैरिकेड्स से पूरी तरीके से सड़कें जाम कर दी, और बोर्डे मार्सिले में भीड़ ने चौराहों को पूरी तरीके से घेर लिया है। पुलिस पर तमाम तरीके के हमले खुद किए जा रहे हैं। फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि पेरिस में 200 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि ये लोग सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारियों को आशंका है कि दिन के साथ भीड़ और ज्यादा उग्र हो सकती है, तब हिंसा हुई। और राष्ट्र में मैक्रोन 24 घंटे पहले ही, और फ्रांस में जो डेवलपमेंट हुई है इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लगभग 24 घंटे पहले ही सेबेस्टियन लेकोनू को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, जो कि कुछ समय तक इनके डिफेंस मिनिस्टर थे। और अब बात करते हैं आज की तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की, जो है फ्रांस और भारत से, जिसमें एक इंपॉर्टेंट डिफेंस डील साइन होने वाली है। फ्रांस की जानी मानी इंजन निर्माता कंपनी साफ्रान और भारत के डीआरडीओ के अंडर काम करने वाली GTRE यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट मिलकर के एक ऐतिहासिक साझेदारी की है। इसमें 120 से लेकर के 140 किलो न्यूटन की क्षमता वाले एडवांस फाइटर जेट इंजन को तैयार किया जाएगा। आपको बता दें, भारत तेजस MK1 के लिए अमेरिका के जिस F404 इंजन को खरीद रहा है, उसका थ्रस्ट
100 से भी कम है। वहीं F414 जो कि हम तेजस MK2 के लिए खरीद रहे हैं उसका भी थ्रस्ट 100 से कम है। लेकिन फ्रांस और भारत मिलकर के जिस नए इंजन को तैयार करना चाहते हैं उसका थ्रस्ट हम 120 से 140 किलोन्यूटन रखेंगे, यानी कि हम इस इंजन का इस्तेमाल करते हुए 6th जनरेशन फाइटर जेट इजीली बना सकते हैं। हालांकि दिल्ली अभी बहुत दूर है, फिर भी सरकार का फ्रांस के साथ मिलकर के ये प्रयास भारत को आने वाले समय में जो उपलब्धि बहुत सालों बाद मिलनी चाहिए थी वो समय से पहले मिल सकती है। फिलहाल इस डील की अगर इंपॉर्टेंस आपको बताएं तो जिससे भारत को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। इंडियन IPR के तहत आधुनिक इंजन विकसित करने का मौका मिलेगा और यह इंजन भारतीय वायुसेना के एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और नेवी के TEBDF यानी ट्विन इंजन टैंक बेस फाइटर शक्ति देने का काम करेगा। और अब 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझते हैं कि ये डील भारत के लिए किस तरीके से खास है। तो इस पार्टनरशिप में अगले 12 सालों के भीतर 9 प्रोटोटाइप जेट इंजन बनाए जाएंगे जिनके थ्रस्ट की कैपेसिटी 120 किलोन्यूटन रखी जाएगी, लेकिन उन्हें एक्सटेंड करते हुए 140 किलोन्यूटन तक ले जाया जाएगा। फ्रांस की कंपनी साफरान 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी, यानी कि इंजन बनाने के लिए किस क्रिस्टल ब्लेड का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो तमाम माइनर सी डिटेल्स वो सारी टेक्नोलॉजीज भारत के साथ शेयर कर दी जाएंगी। यह दुनिया की सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट इंजन में प्रयोग होने वाली टेक्नोलॉजी है जो कि फ्रांस भारत को ट्रांसफर कर रहा है, जिसमें इंजन की लाइफ, कंबंशन, हीट, स्टेज टॉलरेंस सब कुछ अधिक होते हैं। पॉइंट नंबर 3, इंजन डेवलपमेंट में भारतीय कंपनियां जैसे कि टाटा, L&T, अडानी जैसे पार्टनर भी शामिल किए जाएंगे, स्पेशली मैन्युफैक्चर करने के लिए, और पूरी सप्लाई चेन इस तरीके से पूरे देश के हाथ में फैली रहेगी। वहीं पहली उड़ान की उम्मीद है कि साल 2028 में ये प्रोडक्शन पूरी तरीके से हो जाएगा और 36-37 तक एमका को हम तैयार कर लेंगे। लगभग 126 से 130 जेट्स हम 2040 तक तैयार कर सकते हैं अगर आज की डेट से हम काम करना शुरू करें। फिलहाल अभी जो भी हमारे आसपास खतरे हैं उनसे निपटने के लिए एटलीस्ट हमें 1 से 2 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीद लेने चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल पॉइंट नंबर 4 ये है कि इसका सीधा मतलब ये है भारत, अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस जैसे देशों के बराबर उस क्लास के इंजन को तैयार करने में आगे निकल जाएगा और इसीलिए फ्रांस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भारत की तरफ से दी जाती है, बिकॉज अमेरिका के साथ हम जिस तेजस इंजन की डील साइन कर रहे हैं उसमें सिर्फ 70% टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर हो रही है। बाकी आपको समझदार है कि क्या चाल चली गई है भारत के साथ। लास्ट अपडेट भारत और इटली से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली दोनों देश के दिग्गज नेता यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और इटली की तरफ से मेलोनी ने आपस में फोन कॉल पर बात की है। एक लंबी कन्वर्सेशन चली जिसमें यूक्रेन से लेकर के तमाम यूरोप के मुद्दे उठाए गए और आने वाले समय में भारत और यूरोप के बीच एक इंपॉर्टेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है, जिसके लिए लगातार इन देशों के नेताओं के साथ भारत की बातचीत चल रही है। और आप कुछ पॉइंट में समझते हैं कि किस तरीके की बात भारत और इटली के बीच की गई है और आगे चल के कैसे ये भारत को फायदा पहुंचा सकती है। तो साल 2023 और 24 में भारत इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 14.56 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। भारत इटली को लगभग 8 अरब डॉलर की चीजें एक्सपोर्ट करता है। पॉइंट नंबर 2, भारत इटली यूरोपियन यूनियन में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। वहीं FDI भी भारत के अंदर बहुत ज्यादा यहाँ से आता है। 2000 से लेकर के 2023 के दौरान लगभग 17वें स्थान पर रहा है इटली भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए। पॉइंट नंबर 3, नए कार्य योजना जिसमें डिफेंस, इंडस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, फिनटेक, फूड इंडस्ट्री, एनर्जी, डिजिटलाइजेशन, इन सभी पर एक लंबे समय से दोनों देश काम करते आ रहे हैं। इसके अलावा दोनों देशों ने मिलकर के इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर और इंडो पैसिफिक सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, स्पेस जैसे क्षेत्रों पे भी फोकस किया है। हाल ही में इटली ने चीन की BRI प्रोजेक्ट और इटली जो कि एक समय चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा हुआ था, उसने अचानक से चीन के इस प्रोजेक्ट को लात मार के किनारे कर दिया है और भारत के साथ पूरी तरीके से जुड़ गया है। और रिसेंटली हुए फोन कॉल में यही सब चीजें कैसे और ज्यादा बढ़ाई जाएं, कैसे दोनों देश व्यापार बढ़ा सकते हैं, इन मुद्दों पर बात की गई है। हालांकि इसी के साथ यूक्रेन मुद्दे पर कई इंटरनल बातचीत की गई है। क्या कुछ कहना आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम।